चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं जो इतिहास है वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित अपडेटेड क्लास। देखिए दोस्तों, हम जैसा कि जो हमारा अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये पेपर के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये एमसीक्यू के लिए वेरी शॉर्ट प्रश्नों के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्या है, ये चैप्टर कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है और इसको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पढ़ लेना चाहिए। तो इसी के क्रम में क्या हम इस चैप्टर को दोस्तों हम जो थे पढ़े थे पिछले वीडियो लेक्चर में। हमने गांधार मूर्ति कला के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम गांधार मूर्ति कला क्या होती है, गांधार मूर्ति कला किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने एक संक्षिप्त में परिचय लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर यूनानियों का प्रभाव रहा, मध्य एशिया के लोगों का प्रभाव रहा और अरबियों का क्या प्रभाव रहा, अरबियों का क्या प्रभाव रहा। इन तीनों के जो धर्म था, कला था, समाज था, विचार था, शिक्षा था, इत्यादि के मिलन से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसको हम क्या गांधार कला कहते थे। गांधार हम कला के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं ये गांधार कला कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है गांधार कला, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गांधार कला के जो संरक्षण थे, आखिर इस कला को किन लोगों ने संरक्षण दिया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। और हो सके तो शायद एमसीक्यू के रूप में आपके पेपर में पूछ दे, लेकिन मैं कहूँगा ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपका चैप्टर में दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब बोर्ड आपका क्या पूछ दे। लेकिन फिर भी हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं कहूँगा जो टॉपिक यूपी बोर्ड के पेपर में किसी न किसी प्रश्न मॉडल में पूछे जाते हैं उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको पढ़ते हुए और उसको देखते हुए हम चलेंगे। तो इसी के साथ गांधार मूर्ति कला के जो संरक्षक हुए इसके बारे में एक संक्षिप्त हम जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि संरक्षक कौन कौन थे। देखिए, इसके संरक्षक हुए कुषाण शासक। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो कला थी, ये जो सभ्यता थी, ये जो संस्कृति थी, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में थी। और जो कि मैंने पहला वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तर भारत का जो इलाका था, इस पर कुषाणों का क्या नियंत्रण था। स्वाभाविक है, कुषाणों का नियंत्रण था एक लंबे समय तक, तो कुषाणों ने क्या इसको संरक्षण प्रदान किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, शासक प्रमुख केंद्र कपिसा, ठीक है, तो कुषाणों ने क्या इसका संरक्षण प्रदान किया। अब इस गांधार मूर्ति कला के केंद्र की अगर बात करें कि आखिर इसके कहाँ कहाँ केंद्र थे, कहाँ कहाँ से इसके हमें क्या जानकारी मिलती है, तो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, जैसे कपिसा एक क्षेत्र हो गया, ये कपिसा एक क्षेत्र आपका हो गया, फिर बामियान हो गया, ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, आपको भारत में नहीं मिलेंगे। फिर हो गया बिरग्रम हो गया, फिर आपका पेशावर हो गया। ये क्या था, इस गांधार मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। केंद्र का मतलब यहाँ पर क्या, इस कला की, इस संस्कृति की, इस सभ्यता की कहीं ना कहीं क्या हमें जानकारी मिलती थी। इस बात को आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम गांधार मूर्ति कला के बारे में जानते हैं, ताकि जानते हैं कि गांधार मूर्ति कला कैसी थी और किसके मूर्ति कला के बारे में हम जानने का प्रयास यहाँ पर इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो गांधार मूर्ति कला है, इसमें हम क्या करेंगे, बुद्ध के मूर्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इस काल में, इस शासकों के शासनकाल में या इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध को किस तरीके से क्या दिखाया जाता था,
किस तरीके से लोगों की विचारधारा ये थी बुद्ध के प्रति, या किस तरह की मूर्तियों में इनको रूपांतरित किया जाता था, रूपांतरित किया जाता था, और यहाँ के जो कलाकार थे, जो शिल्पी थे, किस तरह के चीज़ों के माध्यम से इनको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ थे, ये कैसे थे, भूरे रंग या काले रंग के पत्थर से जो बनाया था। यानी जो मूर्तियाँ जो होती थी वो सामान्यतः क्या थी, भूरे रंग या काले रंग के क्या पत्थर से क्या इनकी जो मूर्तियाँ थी सामान्यतः बनाई जाती थी। बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियाँ थी। यानी यहाँ की जो मूर्ति थी सामान्यतः बुद्ध धर्म से संबंधित थी। काले काले और भूरे, ठीक है, काले और भूरे रंग के क्या पत्थर से क्या इनके काले और भूरे रंग से क्या गौतम बुद्ध की क्या मूर्तियां क्या बनाई जाती थी। इस बात को अब विशेष रूप से आप इसका ध्यान दीजिएगा। अब इनकी मूर्तियां कैसे थी, इन मूर्तियों की अगर आप विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे तो बुद्ध की जो मूर्तियां होती थी मुख्यतः बैठी या खड़ी होती थी। यानी बुद्ध की जो जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी या तो बैठी होती थी या तो खड़ी होती थी। सामान्यतः बैठी और खड़ी होती थी बुद्ध की मूर्तियां होती थी। इसके साथ साथ स्नातक मूर्तियों में यह सम समभंग, अंगभंग, त्रिभंग इत्यादि अवस्थाओं में भी मूर्तियां तथा बैठी हुई मूर्तियों में पद्मासन, अर्धपद्मासन, ललित आसन इत्यादि अवस्थाओं में भी मूर्तियों की इसकी क्या हमें जानकारी मिलती है। यानी इसके कई सारे आसन के रूप में पाए, यानी जितने भी गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां पाएंगे खड़ी या बैठी अवस्था में पाए गए, योग साधना करते हुए पाए गए, जो आज कहीं ना कहीं आज आप जो बुद्ध की जो मूर्तियां आप देखते हैं कहीं ना कहीं क्या जिसमें वो साधना कर रहे हैं, ध्यान मग्न है, वो कहीं ना कहीं क्या गांधार मूर्ति कला के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे अगर बुरा ना माने तो आप देखना अगर चाहे तो कुछ इस तरह मान लीजिए गौतम बुद्ध है, कुछ इस तरीके से क्या अपने हाथ को कुछ ऐसे जो है मोड़ के कुछ इस तरह से अगर वो बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से आप बुरा इसको मत मानिएगा, मतलब कुछ इस तरीके से क्या है गौतम बुद्ध जो है अगर बैठे हुए हैं इस आकार में, उनके हाथ इधर पे आप ऐसे किए हुए हैं, तो इसको क्या ये क्या इस तरह का मान लीजिए बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध, पैर को इस तरह मोड़ के हाथों इसके ऊपर जो है ऐसा रखते हुए उन्होंने योग साधना करते हुए अगर गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, तो ये क्या है ये गांधार मूर्ति कला के रूप में क्या इसको देखा गया है। या गौतम बुद्ध कुछ इस तरीके से अगर खड़े हुए हैं, ठीक है, ते भी क्या कहीं ना कहीं क्या गांधार मूर्ति कला को ही रूपांतरित करती है, गांधार मूर्ति कला को ही दिखाने का क्या यहाँ पर प्रयास किया गया है। अब अन्य चीज़ों को आप जरा देखिए, इन मूर्तियों के बारे में अन्य विशेषताओं के बारे में आप जो है जानने का एक सामान्य भाषा में प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए तो हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ही खुला हुआ है, आप कमेंट करें। और मैं आप लोग को बता दूं मैं डेली शाम 7 बजे मैं कक्षा 12वीं जो हमारी यूपी बोर्ड के जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए डेली शाम 7 बजे मैं लाइव क्लास चलाता हूँ। यह आपका 7 दिन ये 7 डेज क्या आपका क्या यह आपका लाइव चलता है, संडे टू सैटरडे आपका क्या ये लाइव क्लास चलता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो लाइव में आप उसका सवाल पूछेगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि यदि कोई विद्यार्थी अगर इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहा है, यदि उसको किसी भी प्रकार का डाउट है तो भी वो क्या कमेंट करे, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब अगला वीडियो बनाता हूँ यदि उस बच्चे का कोई भी उस टॉपिक से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं उसको क्या अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास मैं करता हूँ। इस बात को अब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या हमने संरक्षण को देख लिया, गांधार मूर्ति कला को क्षेत्र को देख लिया, संरक्षण को देख लिया, कुषाणों ने संरक्षण किया। मूर्ति किसकी थी, काले और भूरे रंग के पत्थर की मूर्ति थी। किसकी थी, बुद्ध की थी। कैसी थी, खड़ी और बैठी अवस्था में मूर्ति होती थी। अब कुछ अन्य चीजों को जान लिया। मूर्तियों में बुद्ध के हाथ में विभिन्न मुद्राओं का आकलन भी किया गया है। यानी इस मूर्ति में जो था गौतम बुद्ध के, जरा एक सेकेंड आप जरा रुके रहिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मूर्तियों में
बुद्ध के हाथ में विभिन्न मुद्राओं आंकन की भी भूमि स्पर्श अभय हमारा मुद्रा किया गया, ध्यान किया गया। यानी जो गौतम बुद्ध की जो बैठी हुई अवस्था में जो मूर्ति बनाई थी, उनके हाथों को कुछ अलग अलग प्रकार की, कुछ इस तरीके की ऐसा डिजाइन में ऐसा दिखाया गया है, या कुछ इस तरह मॉडल ऐसा दिखाया गया है, या कुछ इस तरीके ऐसा दिखाया गया है, कुछ या इस तरह के दिखाया गया है। यानी कुछ संरचना जो है गौतम बुद्ध की इसमें मूर्तियों में दिखाए गए। कभी गौतम बुद्ध बैठे हैं तो इस तरह से बैठे हुए हैं, तो कभी अपने हाथों को इस तरह से करके बैठे हुए हैं, तो कभी अपने हाथों को ऐसा करके बैठे हुए हैं, कभी अपने हाथों को इस तरह करके बैठे, अलग अलग उनके हाथों की क्या मुद्राओं को क्या गौतम बुद्ध को दिखाया गया। ये क्या गांधार मूर्ति कला। यानी आज वर्तमान समय में आप जिन भी मूर्तियों को अगर सामान्यतः अगर आप देखते हो, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति जो बैठी हुए होते हैं, असल में ये भी क्या, ये मूर्तियाँ क्या गांधार मूर्ति कला के ही है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या बड़े पैमाने के यहाँ की सभ्यताओं ने इस मूर्तियों का क्या निर्माण किया था, जबकि पूरे विश्व में वही मूर्तियाँ फैली हुई है। तो आप सोचिए गांधार मूर्ति कला पाकिस्तान अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, जैसे चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में क्या इन्हीं गांधार मूर्ति कला क्या हुआ फैली हुई है। जो आप मूर्ति देखते हैं ना फोटो उनका, गांधार मूर्ति कला का ही मूर्ति आपको देखने को सामान्यतः मिलता है। तो इसलिए ये क्या, ये गांधार मूर्ति कला आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं कहूँगा आप इसको स्किप ना करें। अब आगे देखिए, बुद्ध को मूर्ति में घुंघराले बाल, कानों में बाल, मूछे, दोनों कंधों पर वस्त्र एवं दोनों कंधों पर कपड़े एवं मांसपेशियों का उभार दिखाया गया। यानी इसमें क्या है कि जो गौतम बुद्ध है इनको क्या है, इस मूर्तिकार में कहें गौतम बुद्ध को आमतौर पर देख सकते हैं मूछ भी दिखाया गया है, फिर बाल भी दिखाया, दोनों कानों में कुंडल भी दिखाया गया है, और घुंघराले बाल है, और दोनों कंधों कुछ इस तरीके से ऐसा क्या मानिए उनका एक कंधा है, ये कंधा है, तो इस तरह से क्या कुछ इस तरह ऐसा वस्त्र उन्होंने पहने हैं, किधर भी आ रहा और इधर भी आ रहा, इस तरह के वस्त्र भी पहने हुए इनको क्या गौतम बुद्ध को दिखाएगा। हालांकि मूर्ति में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, मुझ नहीं इनको देखने को मिलेगा, बाकी सब गांधार कला से ही को समानता आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, बीज ऊर्जा इत्यादि विशेषताओं से भी युक्त दिखाया गया है। यानी इनको जो है दो भ्रवों के बीच ऊर्जा का विषय युक्त भी क्या इनको दिखाया, यानी मुस्कुराते हुए ऊर्जा युक्त दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो दुबले पतले बहुत कमजोर या एकदम दुखी, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, एकदम ऊर्जा युक्त अन्य चीजों को इनको जो है दिखाया गया है गौतम बुद्ध को। यह आप विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अन्य चीजों को हम जरा देखते हैं। देखिए आगे देखिए, वस्त्रों को जिस प्रकार पहने गए हैं, वस्त्र जिस प्रकार पहने गए हैं, जैसे गले में माला, इसमें क्या अन्य चीजों को देखने, गले में माला है, गांधार मूर्ति कला में ये भी सभी चीजें आ जाए कि जैसे उनके गले में आपको माला देखने को मिलेगा, रोमन प्रभाव को दर्शाती है। यानी गले माला ये रोमन प्रभाव को दर्शाती है। रोमन के यहाँ जो देवता होते थे उनके देवता भी क्या मुकुट हो गया, कुंडल हो गया, गले माला हो गया, वस्त्र हो गए, इस तरह से क्या वहाँ के लोग भी पहनते। तो इस तरह से माना कि कॉपी किया गया है। तो मैंने कहा ना कि इस गांधार मूर्ति कला पे कई सारे संस्कृतियों का प्रभाव रहा, कई सारी शिक्षाओं, कई सारे धर्म, कई सारी चीज़ों का प्रभाव रहा है, जिसका हमें क्या यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चल के हम क्या अन्य चीज़ों को हम देखते हैं। आप इसको चाहे तो नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, और आगे मैं कुछ और बताऊं इससे पहले मैं आप लोग का एक लाइव कमेंट जरा पढ़ लूं। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए यदि किसी प्रकार का डाउट है। चलिए नहीं, किसी का भी कोई भी क्या डाउट नहीं है। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुषाणों के पश्चात गांधार कला का अवसान एवं पतन हो गया। यानी कुषाणों, यानी जब कुषाणों का अंत हुआ, जो कुषाणों का समाप्त हुआ, तो इसका गांधार मूर्ति कला का भी क्या मूर्ति कला का भी पतन हो गया। यानी मूर्ति कला का भी पतन हो गया, इसका भी क्या पतन हो गया। इस बात का भी आप नोट डाउन कर दिए। इनका कब तक था, जब तक कुषाणों का शासन था तब तक क्या भी इनका भी आपको देखने को मिलेगा। इनके पतन के साथ इनका भी क्या पतन हो गया कुषाणों के साथ।
जब तक कुषाणों का शासन रहा तब तक इनका भी अस्तित्व रहा और इनका क्या पतन हो गया। इस हिसाब से आपने क्या गांधार मूर्ति कला को देख लिया। अब आगे की मूर्ति कलाओं को हम जरा क्या संक्षिप्त में देखते हैं, इसके बारे में हम जानने का, अन्य चीज़ों के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, मैं बता दूं ये टॉपिक जो है ना, ये चैप्टर है, मैं बार बार मैं कहता हूँ ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लें और इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें पेपर से उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, एमसीक्यू या अंतर के ही प्रश्न क्या केवल इसमें क्या पूछे जाते हैं। इसको आप विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब आइए गांधार कला के बाद हम क्या करते हैं, मथुरा कला। मथुरा कला यानी मथुरा मूर्ति कला के बारे में, ठीक है। अब मथुरा मूर्ति कला के बारे में आप जाने का पृष्ठभूमि देखिए। अब देखिए, उत्तर भारत में आर्थिक गतिविधियों में बड़ा केंद्र विभिन्न व्यापारिक मार्गों का मिलन, यानी उत्तर भारत जो हमारा था, मैं भारत का अगर मैं मैप बना दूं, अगर मैं भारत का अगर मैं मैप बना दूं, मैं भारत का अगर मैप बना दूं, भारत का अगर मैं मैप बना दूं, ये देखिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए भारत है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये भारत है हमारा, ठीक है। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए भारत अपना, तो जो उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव आपको देखने को मिले। बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में आर्थिक गतिविधियां देखने को मिली, यानी आर्थिक, बड़े पैमाने पर आर्थिक क्या, आर्थिक गतिविधियां देखने। अब सवाल होता है आर्थिक गतिविधियां क्या, आर्थिक गतिविधियां क्या, जैसे पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया इत्यादि। क्या इस काल में जो है बड़े पैमाने पर क्या हमको क्या देखने को मिलता है इस काल में, इसको भी आप क्या है ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में क्या ये गतिविधियां कृषि, पशुपालन, व्यापार, परिवहन इत्यादि क्या देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तर भारत में आर्थिक गतिविधियों में बड़ा केंद्र विभिन्न व्यापारिक मार्गों का मिलन था। स्थल मौर्य काल में मूर्तिकला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मूर्ति निर्माण से संबंधित अस्थायी स्थानीय स्तर पर तत्कालीन एवं साधनों की उपलब्धता कुषाणों के अधीन राजनीतिक स्थिति था। यानी इस समय बड़े पैमाने पर अगर मूर्ति का अगर निर्माण हुआ तो कई कारण, पहला कुषाणों की जो स्थिति था, यानी देखिए किसी भी काल में मूर्ति कला या किसी भी काल में जो स्थापत्य कला है तभी विकसित होगा जब वहाँ पर स्थिरता होगी। देखिए जैसे शाहजहां के समय क्या होता, यदि ताजमहल बना, लाल किला बना, तो लाल किला बनवाना चाहते इसलिए नहीं बना, इसको बनाने के लिए भी क्या आपको पैसे से यानी आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। इसलिए किसी भी काल में यदि मूर्ति कला दिखती है तो उसके लिए कुछ चीज़ आवश्यक है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा तभी होगा जब आपके यहाँ आर्थिक क्रियाएं गतिविधियां मजबूत होंगे। जैसे पशुपालन हो, यहाँ पर देखिए पशुपालन हो, परिवहन हो, कृषि हो, व्यापार इत्यादि क्या मजबूत हो, तथा आप सैन्य रूप से भी मजबूत हो, आपके साम्राज्य में स्थिरता हो। हम आपको साम्राज्य में ऐसा ना हो कि आपके पास सैन्य रूप से मजबूत नहीं है तो आपका विदेशी आक्रमण आपके ऊपर हो रहे हैं, या आपका राजपाट शासन नहीं कर पा रहे हैं, या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो ये संभव नहीं है कि आप जो है किसी भी प्रकार के मूर्ति कला या स्थापत्य को आप जो है इसमें बढ़ावा दें। तो इस काल में यदि मथुरा कला अगर विकसित हुई, मथुरा मूर्ति कला, तो एक कारण था कि इस समय में क्या कुषाणों का निरंतर था, और जो कुषाणों के समय में यहाँ पर बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ थी, कृषि, पशुपालन, व्यापार, जिसके वजह से आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से इनके पास इतना धन था, संपत्ति था कि नए नए कलाओं का, जैसे बुद्ध की अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाना,
स्थापत्य का निर्माण करना, चैत्य का निर्माण करना, विहारों का निर्माण करना, अन्य बहुत सी चीज़ों का यह निर्माण करवा पाए। इसके साथ ही साथ क्या, ये जो लोग थे सैनिक रूप से भी मजबूत थे, आर्थिक रूप से भी मजबूत थे, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक लंबे समय तक क्या स्थिरता रही। इस वजह से क्या यहाँ पर क्या अभी मूर्ति कला का क्या, या मथुरा मूर्ति कला का उभार हुआ है। यानी किसी भी क्षेत्र में स्थापत्य तभी होगा जब आर्थिक रूप से, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो चीज़ों को निर्माण की, क्योंकि चीज़ों को निर्माण करें तो निर्माण कराने में पैसा तो लगेगा ना। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आप घर बना लो, और मान लो घर बनाओगे तो घर बना करोगे क्या, रहोगे। मान लो घर बना लिए और गांव में और रह रहे हो शहर में, 4 साल पे 4 दिन के लिए आ रहे हो, तुम इससे अच्छा घर ही मत बनाओ, बनाओ तो छोटा बनाओ, ये बहुत अधिक पैसा ही ना खर्च करो। तो ये भी एक मायने रखता है इन सभी चीज़ों के पीछे। तो क्या मथुरा कला जब उद्भव हुआ तो पैसा भी ठीक ठाक था, और इस आर्थिक पैसा भी ठीक ठाक था, और स्थिरता भी लोगों के पास था। इस वजह से इस मूर्ति कला का, मथुरा मूर्ति कला का क्या उभार हो पाया। अब जानते हैं मथुरा मूर्ति कला क्या थी। मथुरा मूर्ति कला क्या थी, ये बाकी मूर्ति कला से क्या किस तरीके से भिन्न थी, अन्य चीज़ों के बारे में हम जान लेंगे, और जो चीज़ें हैं उसको क्या हम जो है सामान्यतः देख लेते हैं। चलिए आइए, चलिए। कुषाण शासक एवं इनके पश्चात भी कला केंद्र के रूप में भी इसका महत्व बना रहा है। यानी कुषाण शासक एवं इसके पश्चात भी इस कला केंद्र का महत्व बना है। कुषाणों के बाद भी, यानी संरक्षण की अगर बात करें, संरक्षण की मैं बात बताऊं, संरक्षण संरक्षण देखो, संरक्षण की अगर मैं बात बताऊं, तो संरक्षण की अगर मैं बात बताऊं, देखिए संरक्षण में क्या है कि कुषाणों ने तो इसका संरक्षण दिया है, लेकिन कुषाणों के पतन के पश्चात क्या हुआ, कुषाणों के पतन के पश्चात क्या हुआ, कुषाणों के पतन के पश्चात भी क्या इस उनके पश्चात भी क्या इस कला का संरक्षण बना रहा है। संरक्षण बना रहा है। ऐसा नहीं कि कुषाणों का अंत हो गया, कुषाणों का पतन हो गया तो इस कला का क्या पतन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। कुषाणों का भी उस समय भी क्या संरक्षण ठीक ठाक मात्रा में क्या बना रहा। यह बात आप ध्यान में रखिए। तो संरक्षण में कुषाणों के बाद भी जो सभ्यताएं आई, जो वंश है, उन्होंने भी क्या इस कला को क्या संरक्षण दिया, समाप्त नहीं होने दिया। इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रमुख केंद्र मथुरा, आप प्रमुख केंद्र जान लें कि प्रमुख केंद्र था क्या था। केंद्र को अगर आप जान लें तो केंद्र में कौन था, पहला जैसा था आपका अहिर क्षेत्रा हुआ, अहिर क्षेत्रा हो गया, अहिर क्षेत्रा हो गया, फिर सारनाथ हो गया, सारनाथ हो गया, कोसाम्बी हो गया, कोसाम्बी हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, इत्यादि इत्यादि। क्या ये जो थे मथुरा कला के केंद्र थे। यानी यहाँ पर बड़े पैमाने मथुरा कला की क्या ये मूर्ति बनाई जाती थी। जैसे अहिर क्षेत्रा हो गया, सारनाथ हो गया, सारनाथ, कोसाम्बी हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी वाराणसी हो गया, इत्यादि क्षेत्रों की क्या जानकारी मिलती है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को विशेष रूप से क्या आप जो है ध्यान दीजिएगा। और निर्माण सामग्री की अगर बात कर लेते हैं, इसको बनाने में कौन कौन सी निर्माण सामग्री लगी थी, क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया था, इत्यादि चीज़ों के बारे में भी हम एक संक्षिप्त हम जो है जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिर मैं एक बार कहता हूँ, यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन जो है आप लोग के लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। यदि आपको डाउट रहा, हालांकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा होगा या आ रही होगी, जो भी है आप। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि मेरे जो राइटिंग जो मैं लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग, ये समझ में पा रहे हैं ना। समझ ना पाए तो इसे भी कमेंट कर बताइए कि राइटिंग नहीं समझ पा रही है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो। तब जाते हैं निर्माण सामग्री के बारे में। निर्माण सामग्री,
निर्माण सामग्री के बारे में जानते हैं। देखिए निर्माण सामग्री के बारे में अब जो है हम जानते हैं। निर्माण सामग्री के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए लाल बलुआ पत्थर विषय धार्मिक एवं धर्म धर्म परिवर्तन दोनों पर ही लाल बलुआ पत्थर विषय धार्मिक एवं धर्म भीतर दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण था। यानी धार्मिक और धर्म भीतर दोनों प्रकार की क्या मूर्तियों का क्या निर्माण किया गया था। लाल बलुआ पत्थर का निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर यानी निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर का ये क्या उपयोग करते थे। इसका अब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। वो काले और भूरे पत्थर का उपयोग करते थे, ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे। अब देखिए और ये जो मूर्तियां बनाते थे ये बुद्ध की बनाते थे, जैन धर्म के बनाते थे और हिंदू धर्म यानी तीनों धर्म के देवी देवताओं क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं दोनों के थे, तो इनकी क्या मूर्ति आपको सामान्यतः जो है देखने को मिलती थी। आप इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए कि जो मथुरा कला था यहाँ के निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। बुद्ध जैन धर्म हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता थे इनका सामान्यतः क्या इनका जो है प्रयोग किया जाता था मूर्ति बनाने में। इन दोनों लोगों का क्या मूर्ति बनाने में सामान्यतः प्रयोग किया जाता था। अब अन्य चीज़ों के बारे में अन्य टॉपिकों के बारे में आप जो है जान लीजिए। अब विशेषताओं के बारे में जान लीजिए क्या क्या इनकी विशेषताएं क्या थी, किस तरह की इनकी क्या विशेषताएं रही होंगी, आखिर इनकी विशेषताएं क्या थी, आखिर ये बाकियों से अलग कैसे थी। देखिए विशेषताओं को मैं लिख दूं, चलिए जरा इरेज कर ले दीजिए विशेषताओं को। चलिए ठीक है। देखिए विशेषताएं में बड़ी संख्या में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण यानी विशेषता लिख दूं। ठीक है चलिए देखिए विशेषताओं में बड़ी संख्या में बुद्ध एवं बोधिसत्व का निर्माण यानी बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण बुद्ध की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है अब देखिए हालांकि गांधार कला में विपरीत बुद्ध के अधिकांशतः मूर्तियों पर बाल नहीं है और मूछें नहीं है। यानी गांधार कला था वहां पर क्या था बाल थे, बाल और मूछें नहीं। यानी ये जो मूर्ति बना ना तो बाल थे ना तो मूछें थे, यानी दोनों का ये क्या प्रयोग सामान्यतः ये नहीं करते थे। इसके साथ साथ साधु संत के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ साथ बुद्ध को साधु या संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी और आपको लिखने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है तो विशेषताएं आप मथुरा जो मथुरा मूर्तिकला इसकी विशेषता में आप इन चीज़ों को क्या आप लिख सकते हैं कि विशेषताएं बुद्ध की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण, बाल और मूछें नहीं, बुद्ध को साधु या संत के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। और इस समय मैं लाइव हूँ, मैं डेली जो हूँ शाम 7 बजे लाइव होता हूँ और इस समय मैं आप लोग का कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप में से किसी का कोई कमेंट नहीं है, चलिए ठीक है। डेली आप हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर दीजिए। डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछेगा। ठीक है
अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मेरी बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप संतुष्ट होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ अस्थानत और आसान एवं विभिन्न मुद्राओं में। यहाँ की बुद्ध की मूर्तियाँ खड़ी और बैठी हुई आपको क्या देखने को आपको मिलेगा। अधिकांशतः तीर्थंकरों की मूर्तियां भी, और इसी साथ क्या बुद्ध धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे, बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के, यानी बौद्ध एवं धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां, यानी आमतौर पर बौद्ध एवं जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरे इन मूर्तियों में कमोसंग मुद्रा को, मुद्रा यानी मूर्ति की जो कैसी आकृति हो बने उसको भी महत्व दिया गया है। और इसके साथ साथ क्या मुद्रा को महत्व दिया गया है। और सीने यानी छाती पर श्रीवत्स की आकृति बनी है। और छाती पर देखिए यानी सीने पर, सीने यानी छाती पर श्रीवत्स की आकृति बनी है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस बात को भी विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि की भी मूर्ति आपको मिलेंगे। यहाँ मैं लिख दूं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति की जानकारी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। पर मैं देख लूँ आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति की जानकारी। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये क्या इसकी विशेषताएं थी। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिए, मैं इसको अब जो है इरेज कर दूं। आप लोग को समझ में आ रहा है। मौर्योत्तर काल की तरह भी यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां की भी जिसमें जानकारी मिलती है और इस पर अलंकरण भी पाया गया। मैं इसको भी यहाँ पर लिख दूं कि मौर्योत्तर काल की तरह भी इस काल में